नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर एलएनजेपी अस्पताल का सीएम अरविंद केजरीवाल ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 7 से 10 दिन की वैक्सीन का स्टॉक है। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों की जरूरत नहीं है, जल्द ही कुछ फैसला होगा। यानी कि कुछ पाबंदियों की जरूरत तो है, लेकिन लॉकडाउन जैसे माहौल नहीं बनाना है। लॉकडाउन नहीं लगेगा लेकिन पाबंदियां लगाई जाएगी। तो लॉकडाउन नहीं लगेगा लेकिन पाबंदियां कुछ चीजों पर लगेगी, उस पर जल्दी फैसला होगा। आज अरविंद केजरीवाल एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, कोरोना मरीजों को लेकर वहां पर निरीक्षण के लिए जायजा लिया उन्होंने। और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा लेकिन कुछ चीजों पर पाबंदियां लगाई जाएगी। तो दिल्ली में पाबंदियों की जरूरत है, जल्द फैसला लिया जाएगा। ये बातें कही अरविंद केजरीवाल ने। आपको बता दें कि कोरोना के मरीज जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है और ऐसे में चिंता का विषय बन गया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ही आज एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पर कोरोना मरीजों को लेकर उन्होंने जायजा लिया, अस्पतालों की स्थिति को देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ चीजों को लेकर पाबंदियां जरूरी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाज़त दी जाए तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। कोरोना की बीमारी पर क्या अभी कोई वैक्सीन की अभी किल्लत है, क्या कमी है दिल्ली में? हमारे पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं। 45 साल से कम को लगा नहीं सकते हैं। ये सब कंडीशन इस टाइम मुझे लगता है हटाने हमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव करने की वो सब अभी हम कंफर्टेबल। अभी एक्सपर्ट से आपकी बात हो रही होगी, क्या लग रहा है क्योंकि लास्ट पीक को टच कर रहा है जो अभी कहाँ तक जा सकते हैं और उसकी क्या तैयारी? हम अपने दिल्ली के एक्सपर्ट से भी टच हुए हैं, केंद्रीय एक्सपर्ट से भी कल डीडीएमए की मीटिंग में उनसे भी बात हुई। इस बारे में भी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये इसकी पीक कहाँ तक जाएगी। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। उन तैयारियों में किसी तरह और वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे ग्रेटर नोएडा, कोरोना को लेकर जिम्स हॉस्पिटल में समीक्षा बैठक की है। जिम्स हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, कोविड के लिए हॉस्पिटल की तैयारियों का जायजा लिया, वैक्सीनेशन रूम का भी निरीक्षण किया। सुरेश खन्ना ने आपको बता दें कि जिम्स के डायरेक्टर और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। तो कोरोना को लेकर जगह जगह निरीक्षण किया जा रहा है और ऐसे में ग्रेटर नोएडा पहुंचे सुरेश खन्ना, जिम्स के डायरेक्टर और अधिकारी के साथ उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया। जेवर विधायक भी साथ में थे। वैक्सीनेशन की स्थिति को उन्होंने समझने की कोशिश की। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे ग्रेटर नोएडा, कोरोना को लेकर जिम्स हॉस्पिटल में उन्होंने समीक्षा बैठक की। तो जिम्स हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। एक बार आपको फिर से बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना कोविड के लिए हॉस्पिटल की तैयारियों का जायजा लिया है कि आखिरकार हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। खासकर वैक्सीनेशन रूम का निरीक्षण किया सुरेश खन्ना ने। जिम्स के डायरेक्टर और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। धीरेन्द्र सिंह जो कि जेवर के विधायक हैं, वो भी साथ में थे और इसके बाद समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ कमी है उस पर चर्चा हुई है। जिम्स हॉस्पिटल में ये समीक्षा बैठक की गई है कोरोना को लेकर। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और ललित पंडित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे हैं जिम्स अस्पताल में, वहां पर निरीक्षण किया गया है, जायजा लिया गया है, समीक्षा बैठक भी की गई है, क्या कुछ निकला? जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा के जो जिम्स अस्पताल है उसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ग्रेटर नोएडा पहुंच करके जिम्स अस्पताल का पहले निरीक्षण किया गया। उसके बाद में यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई जिसमें कोविड को लेकर के जिस तरह लगा कोविड मरीजों की संख्या जो बढ़ती जा रही है उसको लेकर तैयारियां की गई है, उसका भी जायजा लिया गया। साथ में जो कोरोना वैक्सीन है, वैक्सीन की स्थिति का जायजा लिया गया। किसी वैक्सीन यहाँ पर स्टॉक में अवेलेबल है, कहीं वैक्सीन की कमी तो नहीं है, उनमें भी यहाँ पर जानकारी ली गई। साथ में डॉक्टर्स में जो जिम्स के जो अधिकारी हैं उन सभी से भी जिम्स की स्थिति के बारे में उनसे जानकारी की गई। और साफ तौर पर यहाँ पर जो बताया गया है, जो कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा जो निरीक्षण किया गया है, इसमें जितनी भी कमियां यहाँ हॉस्पिटल के अंदर हैं
उनको लेकर के भी साफ तौर पर निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द सभी कमियों को सुधारा जाए, जी, ताकि किसी भी ललित- मरीज को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ललित, ये जानना चाहेंगे कि अस्पताल में इस वक्त क्या क्या कमी है वहां पर, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लगातार सभी अस्पताल में बेड्स की जो है कमी देखने को मिल रही है। क्या जिम्स अस्पताल में भी ये हालात बन रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से बीते दिनों में देखा गया है लगातार जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर के बीते दिनों में यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस नॉर्मल पेशेंट्स के लिए ओपन कर दी गई थी। उसके चलते जैसे पहले ये पूरा कोरोना हॉस्पिटल था, तो उसके कहीं ना कहीं अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर उनके लिए बेड की स्थिति कम है। जो बेड की संख्या है कोरोना मरीजों के लिए वो कम है, उसकी वजह से कोरोना मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के भी यहाँ पर साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको एक दिन के लिए बंद करके जाए और जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनके लिए बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी कोरोना पेशेंट को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और जिम्स अस्पताल में उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद कमियों को देखा। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच यूपी सरकार का अहम फैसला। 13 संवेदनशील जिलों में आईएएस अधिकारियों को भेजा गया है। 13 आईएएस अफसरों की जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। कोरोना रोकथाम के लिए जिले में भेजे गए हैं आईएएस अफसर। पहले कमिश्नर से यानी कमिश्नर के अधीन ये कार्य किए जा रहे थे, लेकिन आईएएस अफसर इस बार डीएम के अधीन दिए गए हैं। आईएएस अफसर डीएम के अधीन किए जाने से अफसरों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि 13 जिलों में सचिव विपिन जैन की लखनऊ में ड्यूटी लगाई गई है। वहीं निदेशक मंडी अंजनी सिंह कानपुर भेजे गए हैं। एडी सूडा आलोक सिंह प्रयागराज भेजे गए हैं। वहीं नोएडा एसीईओ अमनदीप गाजियाबाद भेजे गए हैं। यमुना एसीईओ रविंद्र सिंह नोएडा भेजे गए हैं। बीडा सीईओ संदीप कुमार वाराणसी भेजे गए हैं। नोएडा एसीईओ प्रवीण कुमार मिश्रा मेरठ भेजे गए। वहीं गीडा सीईओ पवन अग्रवाल की गोरखपुर में ड्यूटी लगी है। आपको बता दें कि कोरोना के रोकथाम को लेकर यह ड्यूटी लगाई गई। पीडब्ल्यूडी विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी झांसी भेजे गए। विशेष सचिव श्रम अरविंद चौहान आगरा भेजे गए हैं। वहीं निदेशक कृषि विपणन मनोज कुमार की बात कर ली जाए तो उन्हें सहारनपुर भेज दिया गया है। विशेष सचिव उच्च शिक्षा मनोज कुमार बरेली गए हैं। विशेष सचिव विपिन जैन की लखनऊ में ड्यूटी लगी है। तो आपको बता दें कोरोना के रोकथाम को लेकर 13 आईएएस अफसरों को संवेदनशील जिलों में अलग अलग भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, बलरामपुर हॉस्पिटल के निदेशक को कोरोना, सीएमएस अधीक्षक समेत 5 ईएमओ को कोरोना हो गया है। 7 अन्य कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। निदेशक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ से खबर है, आपको एक बार फिर से बता दें कि 7 अन्य कर्मचारियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। यानी हर जगह से खबर आ रही है। निदेशक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार लखनऊ से खबर है जहां बलरामपुर हॉस्पिटल के निदेशक को कोरोना हो गया है। सीएमएस अधीक्षक समेत 5 ईएमओ को भी कोरोना हुआ है। 7 अन्य कर्मचारियों की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो निदेशक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। और नीलेश चौहान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। नीलेश, कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब अस्पताल भी अछूता नहीं है। इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है और खास तौर पर डॉक्टर्स की टीम जो है, पैरा मेडिकल स्टाफ की टीम है, वो लोग भी अब संक्रमित पाए जा रहे हैं। आज की बात की जाए तो बलरामपुर के डॉक्टर जो राजवी लोचन है, साथ में वो बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर भी हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके अलावा 1 दर्जन डॉक्टर्स और कर्मचारी बलरामपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो बलरामपुर के डॉक्टर राजीव लोचन है वो कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन उनको भर्ती होने के लिए घंटों बेड का इंतजार करना पड़ा। तो ये हकीकत राजधानी लखनऊ की है। यानी एक अस्पताल का डॉक्टर जब डायरेक्टर पॉजिटिव होता है, वो अपने खुद को भर्ती कराने के लिए दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है और उसको बेड के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो ये हकीकत राजधानी लखनऊ की हो गई है। दूसरी ओर अगर हम केजीएमयू की बात करें या फिर लोहिया बिल्कुल हम आपके पास आएंगे,
इस खबर पर हम आपके पास आएंगे। हम दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि बलरामपुर हॉस्पिटल की स्थिति यह है कि 7 अन्य कर्मचारी वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन अस्पताल के निदेशक को भी कोरोना हुआ है और फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन लखनऊ केजीएमयू से भी इसी तरीके की खबर आ रही है। आपको बता दें कि 100 डॉक्टर कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि केजीएमयू अस्पताल में भी कुछ यही हालात हैं। 100 डॉक्टर और अस्पताल कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित। 12 अप्रैल से केजीएमयू की ओपीडी बंद की जाएगी। केजीएमयू में जरूरी विभाग की ही ओपीडी शुरू रहेगी। केजीएमयू की इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेगी। सीएमएस एसएन संखवार ने यह फैसला लिया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि अब डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, यानी कि सभी अस्पतालों से जो खबर आ रही है, खासकर केजीएमयू, बलरामपुर हॉस्पिटल, इन तमाम हॉस्पिटलों से जो डॉक्टर्स हैं वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, यानी इलाज करते करते खुद बीमार हो रहे हैं। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और 100 से ज्यादा यानी डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ जो कर्मचारी होते हैं अस्पताल की, वो सब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 100 से ज्यादा ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप कह रहे थे अव्यवस्था को लेकर, जब डॉक्टर खुद परेशान है, उन्हें बेड्स नहीं मुहैया करा पा रही है अस्पताल, करा रहा है, तो आगे जो आम जनता है वो कितने परेशान है? नीलेश, आपको बता दो कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम कोरोना के जो पिछले 4 साल के आंकड़े थे वो टूटते जा रहे हैं। केजीएमयू की बात करें तो एक सप्ताह के अंदर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को संख्या की बात की जाए तो 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में अब जो सीएमएस है वहाँ के एसएन संखवार, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि आगामी 12 अप्रैल से जो ओपीडी है उनको बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इस स्थिति में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, विंडो सर्जरी की जो ओपीडी है वो चलती रहेंगी। उसके अलावा सारी ओपीडी बंद कर दी जाएंगी। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन सेवाएं वो तब जारी रहेंगी जो डॉक्टर्स हैं वो वहां पर उपलब्ध रहेंगे। वो उपलब्ध तब रहेंगे जब संक्रमित नहीं होंगे। ऐसे में जो आंकड़े केजीएमयू से बाहर आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सिविल अस्पताल की बात करें तो सिविल अस्पताल में भी 2 डॉक्टर को दी गई वैक्सीन की, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। एक कल का मामला है कि कोरोना से एक डॉक्टर के पिता संक्रमित थे। वो अपने पिता को भर्ती कराने के लिए 24 घंटे इधर उधर भागते रहे, लेकिन वो एक डॉक्टर अपने पिता को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं करा पा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया की सेवा करने वाला अपने पिता की सेवा नहीं कर पाया, कि उसकी मौत हो गई। तो ये तमाम आंकड़े राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम हाउस भी इससे अछूता नहीं रहा है। जो कोरोना संक्रमित लोग होकर मर रहे थे वो उसके बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा था। वहां पर जो लोग पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम कर रहे थे, अब वो लोग संक्रमित हो गए हैं। तो इसलिए पोस्टमार्टम हाउस में भी लंबी लाइनें लाशों की हो गई हैं कि आप वहां पर करती ही नहीं है तो पोस्टमार्टम कौन करेगा। दूसरी ओर बात कर ले बैकुंठ धाम की, जहां पर सौदाह गृह बनाया गया है। इलेक्ट्रिक से जो जिन लोगों की मौत होती है उनको इलेक्ट्रिक से जलाया जाता है। तो ऐसे में वहां पर 2 मशीनें थी, एक वहां पर भी खराब हो गई है। लोगों को टोकन दिया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि हालात बहुत ही बदतर होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश। निश्चित तौर पर ये इस वक्त जो हालात हैं उत्तर प्रदेश ने पूरे देश की, वो बहुत ही चिंताजनक है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि आनंद स्वरूप शुक्ला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आनंद स्वरूप शुक्ला ने खुद को आइसोलेट किया है, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। तो आपको बता दें कि कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में एक वीवीआईपीज, मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, आईएएस सभी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला को कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट है वो आई है। आनंद स्वरूप शुक्ला खुद को आइसोलेट कर दिए हैं और उन्होंने अपने संपर्क में जितने भी लोग आए उन सबको उन्होंने अपील की है कि आप भी जांच करवाएं। तो उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ की हालात सबसे ज्यादा खराब है इस वक्त। आपको बता दें कि अस्पताल के डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि आनंद स्वरूप शुक्ला जो कि राज्य मंत्री हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यूपी में 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। 12,787 नए मरीजों की संख्या है। आपको बता दें कि कोरोना की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हो गई है। तो कोरोना से 48 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में।
यूपी में कोरोना के अब तक 58,801 एक्टिव केस हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 9,085 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये कि 48 लोगों की मौत हुई है, 12,787 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और अब तक 58,801 एक्टिव केस हैं यूपी में कोरोना के, जबकि 9,085 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। और ये डरावने वाला आंकड़ा है। और आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में कितने केसेस हैं। लखनऊ की बात कर लीजिए तो 4,059 नए केस मिले हैं लखनऊ में, जबकि प्रयागराज में 1,460 नए केस मिले हैं। ये 24 घंटे के भीतर के जो केस हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी में 983 नए केस मिले हैं, जबकि गोरखपुर की अगर बात कर लीजिए तो 422 नए केस मिले हैं कोरोना के। मेरठ में कोरोना के 236 नए केस मिले हैं। वहीं झांसी में 235 नए केस कोरोना के मिले हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर की बात कर ली जाए तो 221 नए मामले सामने आए, जबकि बरेली में 144 नए केस की पुष्टि हुई है। गाजियाबाद में कोरोना के 159 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि लखनऊ की बात कर लीजिए तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले 4,059 नए केस मिले हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं, वहां पर कोरोना का हालात, यानी कि कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल में बेड्स की कमी हो रही है। जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता का निधन हो गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता का निधन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को दुख से उबरने की कामना की। परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां बीजेपी विधायक के श्यामधनी राही की बहू सपा में शामिल हो गई है। रिंदु पासवान ने सपा का दामन थाम लिया है। सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान ने दिलाई सदस्यता। पार्टी ने रिंदु पासवान का स्वागत किया है। रिंदु पासवान को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाएगी पार्टी। एक बार आपको फिर से बता दें कि रिंदु पासवान को जिला पंचायत चुनाव लड़ा रही है समाजवादी पार्टी। बीजेपी विधायक श्यामधनी राही की बहू सपा में शामिल हो गई हैं। पासवान जी हैं, जो इनके पति शेष प्रकाश पासवान जी हैं, और शेष प्रकाश पासवान जी आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। लेकिन जब से इनका कहना है, जब से राही जी यहाँ के विधायक हुए हैं, परिवार में ही तमाम परेशानियाँ लोगों को हो गई हैं। इनके, जबकि ये भी उन्हीं के परिवार के हैं, कभी इनको सम्मान नहीं दिया, हमेशा नीचा दिखाने का काम किए हैं और काफ़ी दुखी है परिवार। कई बार इनके पति के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर जान माल का हमला भी इनके द्वारा हुआ है। उससे दुखी होके तमाम इनके साथ जो हिंदू वाहिनी में जो साथ रहे राही जी के विधायक बनने तक का, सब साथ रहे, सब उससे दुखी होके समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। क्योंकि इन्हें विश्वास है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, हर समाज को लेकर चलते हैं, महिलाओं को लेकर चलते हैं, नौजवानों को लेकर चलते हैं। उनके प्रति इनका आस्था है और समाजवादी पार्टी विश्वास है। वह हरदोई जिले में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। जिले में आज सभी ब्लॉक मुख्यालय में सुबह 8 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। इस कड़ी में दावेदारों की भीड़ दोपहर बाद पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची, जहां ज्यादातर दावेदारों ने शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल किया है। ब्लॉक मुख्यालय में महिला दावेदार भी कतार में खड़ी दिखाई दी। हालांकि कुछ दावेदार सुबह ही सन्नाटे में नामांकन पत्र जमा करके चले गए। इसी कड़ी में कछौना विकासखंड की ग्राम पंचायत गौसगंज से प्रधान पद की उम्मीदवार अंजू सिंह पत्नी रवीश कुमार सिंह टिंकू ने अपने समर्थकों के साथ धूमधाम से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान रवीश कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों से अपील की वह उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। आपको सभी सम्मानित बुजुर्ग बहन भाइयों को अपना अमूल्य समय दिया है, सबका हार्दिक अभिनंदन। हेलो,
बढ़ चढ़कर जो भाग लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा परिवार आप लोगों का हमेशा खड़ी रहेगा और हमेशा आपका वादा गुरु के किसी का भी वादा है। मैं पूरे तन मन धन से जीवन में अंत तक अपनी पूरी कोशिश करूंगा ये सारे काम कराए। हेलो, और सभी ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वासियों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है नीचे तक? जो अमित बाबूराम जी ने जो भी अपनी योजनाएं रखी है तो उसके विषय में एक छोटी सी कविता से मैं उसका वो करना चाहूंगा। एक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खबर अलीगढ़ से, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवक ने धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है लड़की। पीड़ित लड़की नोएडा में निजी अस्पताल में काम करते हैं। दोनों शादी के 2 साल बाद युवक की हकीकत सामने आई। घर जाने की जिद पर युवती संघ की मारपीट और आरोपी युवक और उसकी बहन ने पीड़िता पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। ये खबर है। 2 महीने का बच्चा छीन युवती को घर से निकाल दिया है। पीड़िता ने थाने में लगाई है न्याय की गुहार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद आरोपी परिवार फरार हो गया है। मारपीट करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं मेरे से। कौन है जो मारपीट करते हैं आपके साथ? अफजल खान है, हसन मोहम्मद है, नफीस हैं, साजमा है। ये कौन है आपके, कौन लगते हैं ये लोग? अफजल खान है वो मेरे पति लगते हैं, और हसन मोहम्मद हैं वो भाई लगते हैं, और नफीस भी भाई लगते हैं। साजमा है वो बाजी लगते हैं, और अली हसन है वो मेरे ससुर लगते हैं। आप किस समाज से हो? हाँ आप किस समाज से हो? आप हिंदू हो? जी हाँ। और वो लोग कौन है? मुसलमान है लोग। मुझे यहाँ आने के बाद पता पड़ा वो लोग मुसलमान हैं। कैसे पता चला आपको? किस तरीके से शादी की गई थी आपके साथ? मुझे अशोक राजपूत के नाम से बताए थे, झूठ बोल के, और दिल्ली में शादी किए थे। मारपीट करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं मेरे से। कौन है जो मारपीट करते हैं आपके साथ? अफजल खान है, हसन मोहम्मद हैं, नफीस हैं, साजमा हैं। ये कौन है आपके, कौन लगते हैं ये लोग? अफजल खान है वो मेरे पति लगते हैं, और हसन मोहम्मद हैं वो भाई लगते हैं। उसकी मुलाकात अशोक राजपूत से हुई। अशोक राजपूत का जो संबंध था वो फ़ोन के द्वारा चालू हुआ था। उसके बाद इन लोगों की मुलाकातें बढ़ती चली गई और शादी हो गई मंदिर में। शादी होने के बाद 2019 में शादी हुई। 2021 में ये गांव लेकर के आया है, यहाँ राइट गांव में, जो थाना लोधा के अंतर्गत है। वहाँ पर आकर के इसको पता लगा कि ये मुसलमान है, इसका नाम अफजल है। तब जा कर के इनका विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू होने पर इसके अफजल ने और अफजल की बहनोई ने सबने मिलकर के मारपीट की, और मारपीट करके उसके साथ उसकी बिटिया को छीन लिया और उसको जान से मारने की धमकी थी। वो लड़की जो है जैसे तैसे बचते बचाते थाना लोधे में आकर के शरण ली है। ये एक पीड़िता आई है, उसने बताया कि मेरे से अपना धर्म बदलकर शादी की है और मेरे को अब ये परेशान कर रहा है, और मेरी एक बच्ची भी है। इस संबंध में हमने तहरीर पीड़िता से ले ली गई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये एक पीड़िता। खबर सीतापुर से, जहां पर दबंग ने युवक को गोली मारी है। उधार पैसे मांगने पर दबंग ने गोली मारी। वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती है। थाना महोली इलाके का यह मामला है, जहां पर उधार पैसे मांगने पर दबंग ने गोली मारी है। वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जो पीड़ित युवक है, तो थाना महोली इलाके का यह मामला है, जहां पर एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मारी है। दरअसल कहा जा रहा है कि उधार पैसे मांगने पर दबंग ने गोली मारी। खबर बदायूं से, जहां पर ट्रेन से कटकर युवक ने जान दे दी है। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। दवाई लेने के लिए बरेली गया था युवक, उसी दौरान यह हादसा हुआ। बदायूं के दातागंज फाटक की घटना है, जहां पर
ट्रेन से कटकर युवक ने जान दे दी। ये खुदकुशी है या फिर हादसा, इसे तो फिलहाल पुलिस ही इस मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बदायूं की तस्वीर है, ट्रेन से कटकर एक युवक ने जान दे दी, ये खबर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।